क्षेत्र के गन्ना सेंटर केशवपुर के ग्राम जनकापुर में एलएस शुगर फैक्ट्री पीलीभीत से गन्ना प्रबंधक श्री जितेश सिंह द्वारा किसान गोष्ठी की गई। गोष्ठी में किसानों को गन्ने की फसल में इस समय लगने वाली बीमारी गन्ने का लाल सड़न के बारे में बताया गया। उन्होंने गोष्ठी में बताया कि यह बीमारी कोलेक्ट्रोटाइकम फॉलकेटम नामक फफूंद के द्वारा फैलती है। यह बीमारी माह जुलाई से फसल के अंत तक देखने को मिलती है। इस बीमारी की पहचान गन्ने की शुरुआत में पत्ती पीली होकर सूखने शुरू हो जाती है। उन्होंने बताया कि इस बीमारी की शुरुआत गन्ने में बुआई के समय ही बीमारी जन्म ले लेती है। जुलाई महीने में बरसात शुरू होने पर वातावरण में नमी बढ़ने पर फसल में यह बीमारी फैलना शुरू हो जाती है। इस बीमारी की रोकथाम के लिए बुआई का समय बीज का चुनाव स्वास्थ्य खेत से करें व रोग रोधी प्रजातियों की ही बुआई करें। बुआई के समय गन्ना बीज को थायोफिनेट मिथाइल से उपचारित करके बुआई करें। खेत में बुआई के समय ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करें तथा खड़ी फसल में रोगग्रस्त मूड को जड़ से उखाड़कर खेत से बाहर निकालें। ब्लीचिंग पाउडर डलवाएं। इसके बाद खड़ी फसल में 200 ml एमेस्टार टॉप 300 से 400 लीटर पानी में प्रति एकड़ के हिसाब से घोल बनाकर 15 दिन के अंतराल से 2 बार स्प्रे कराएं। इस गोष्ठी में शिव कुमार वर्मा, विनोद कुमार वर्मा, गंगा वर्मा, राजकुमार वर्मा, राधेश्याम वर्मा, कढ़ेर लाल सहित समस्त सम्मानित व्यक्ति मौजूद रहे। देखिए पूरनपुर से विनोद कुमार वर्मा की रिपोर्ट। आज की जो हमारी किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया है, इसमें आज का विषय है गन्ने का लाल सड़न रोग। इसके और भी नाम होंगे। कृषक भाई आज हमसे नहीं हमारे साथ उपस्थित हैं। पीलीभीत चीनी मिल से उपस्थित हुए हैं हमारे गन्ना प्रबंधक जितेंद्र सिंह और सहायक भाई अभिजीत यादव जी। इनके माध्यम से हम जानकारी लेंगे। इससे पहले आपको बता दें, ये गोष्ठी का आयोजन हमारा किया गया है ग्राम जनकापुर, जो कि पूरनपुर क्षेत्र के अंतर्गत केशवपुर टाउन सेंटर के अंतर्गत लगता है। और आइए हम जानते हैं जितेंद्र सिंह से कि ये जो लाल सड़न रोग है, इसके और भी क्या क्या नाम है जो किसान भाई नहीं जानते हैं और उससे अपरिचित हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद वर्मा जी, आपने मुझे मौका दिया। आप अपने चैनल के माध्यम से किसानों को ये चीज़ बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो सर पहले मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। सर मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ, ये लाल सड़न रोग है, कृषक लोग नहीं जानते हैं, तो सर इसके और भी कुछ नाम होंगे? हाँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये गन्ने का लाल सड़न रोग, हिंदी में लाल सड़न रोग है। गन्ने का लाल सड़न रोग, ये गन्ने का लाल होकर सड़ना शुरू हो जाता है। लाल होकर सड़ना शुरू हो जाता है, इसे लाल सड़न रोग कहते हैं। ये और एक चीज़ आपको मैं बता दे रहा हूँ, ये रोग, ये बीमारी एक फंगस होता है, फफूंद होता है, कोलेक्ट्रोटाइकम फॉलकेटम, उसके द्वारा फैलता है। सर इसके शुरुआती लक्षण जो कृषक भाई कहेंगे कि फसल बोने के बाद वो उनको जानकारी नहीं रहती है कब लगता है, शायद जुलाई और अगस्त में जाकर के ये चरम सीमा पर आ जाता है, तो कृषक भाई घबरा जाते हैं। उससे पहले इसके शुरुआती लक्षण बताने का कष्ट है। शुरुआती लक्षण मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये जो बीमारी है, किसान तो जब जैसे जुलाई का महीना आता है, बारिश का महीना शुरू हुआ, जुलाई में बारिश शुरू हुई, फंगस इसका जो है पहले से मौजूद गन्ने के अंदर रहता है। लेकिन बरसात के महीने में जैसे मौसम में नमी आई, ये अपने में एक्टिव होना शुरू हो जाता है, ये डेवलप होना शुरू हो गया, ये फैलना शुरू हो गया। उसी टाइम किसान देख रहा कि फसल हमारी पीली पड़ना शुरू हो गई, फसल हमारी सूखना शुरू हो गई है, किसान तब जान पा रहा है। लेकिन है क्या बीमारी, ये कहाँ से शुरुआत होती है? बीमारी जब गन्ने की किसान भाई बुआई करता है ना, ये बीज से फैलता है। जब कोई फसल हम बोने जा रहे हैं तो हम बीज लेते हैं किसी फसल से, कहीं किसी खेत से, तो हमें सबसे पहले बीज का चुनाव करना है। किसी ऐसे खेत से बीज लेना है जो कि उसमें पहले से रेड रोड का असर ना हो, रेड रोड के लक्षण ना हो, कोई भी एक भी मूड रेड रोड का ना हो। तो मैं आपको ज़मीन का भी उपचार है। ज़मीन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक हमारा ट्राइकोडर्मा होता है, हम लोग फैक्ट्री का हमारा प्रोडक्ट है, फैक्ट्री में बनता है। एक टीकिया के रूप में आता है, द्रव के रूप में है। 1 एकड़ में 10 लीटर की उसकी डोज है। बुआई के समय जब आप खेत की तैयारी करते हैं तो आखिरी जुताई में कांटा लगाने से पहले उस ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करते हैं। उसको बनाने की विधि मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ।
आप 1 कुंटल 2 कुंटल गोबर की खाद ले लें, उसको 10 लीटर जो हमारा ट्राइकोडर्मा है उसको उसमें मिला लें। उसके बाद उसको मिला लें हाथों से, छायादार जगह पे कहीं रख लें, पानी छिड़क दे, एक बोरी से पल्ली से उसको ढक दे। 72 घंटे तक ये रखा रहना चाहिए। जब आपका ये ट्राइकोडर्मा तैयार हो गया, 72 घंटे के बाद जब खेत की आप तैयारी कर रहे हैं, आखिरी जुताई कर रहे हैं, उसको खेत में पूरा छिटकवा देना चाहिए। सर किसान भाइयों का सोचना ये है कि ये तो भाइयों में होता है, तो इसका छिड़काव करने के बाद क्या हम फर्टिलाइजर जैसे यूरिया है, NPK है या अन्य कोई कारक कोई भी विषैला पदार्थ है, हाँ। इसके साथ में क्या बाद में बुवाई करने से इसका असर कम होगा या कोई ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा असर कम नहीं होता है। ये तो ज़मीन में मिल जाता है। इसके अंदर जो बीवी फंगस होते हैं वो फंगस इसके फंगस को खाता। आप कोई भी फर्टिलाइजर आप कोई भी यूज कर रहे हैं उसको कोई असर नहीं पड़ता है। सर इस समय अब हम आ जाएं, अगस्त का महीना चल रहा है, इस समय बहुत टॉप पर ये बीमारी चल रही है, क्रिटिकल समझा जाए कि ख़त्म होने पे हम लोग खेत आ गए हैं, तो इस समय किसान भाइयों के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे? हाँ, सुझाव यही है, सबसे पहले ये जो रोग आपके खेत में इसकी शुरुआत अगर होगी है, जितने भी रोगग्रस्त मूड हैं, रोगग्रस्त कल्ले हैं, रोगग्रस्त गन्ने हैं, वो जड़ से उखड़वा के खेत से बाहर निकलवा दें। उखड़े हुए थान में 10 से 15 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर का बुरकाव करवा दें, ताकि वो बगल में जो मूड है वो फंगस उस मूड में ना लगे। और ये जब बाहर निकलवाते एक चीज़ का ध्यान रखना, कहीं खुले में, कहीं रास्ते पे, चक्रोड पे ऐसी जगह ना रखें कि बारिश हो, पानी गिरे और वो पानी खेत में प्रवेश कर दे और ये बीमारी फिर से पनप साथ में चला जाता है। हाँ, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, खेत के बाहर निकाल के इसको जला दे, नष्ट कर दे या ज़मीन में गाड़ दे। तो इसके बाद मूड निकालने के बाद जो नई मूड में नहीं होगा, इसके लिए भी कोई उपचार है? हाँ, मैं इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, रोगी को आपने खेत की कर दिया, जड़ से मूड उखाड़ के खेत से बाहर निकाल दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब समझने की ये ज़रूरत है भाई, वो समय वो पीरियड तो बीत चुका ना। हमने कहा बुआई के समय इसकी रोकथाम है, अब तो बीत चुका, अब तो फसल आपकी तैयार है। अगस्त का महीना आ गया, किसान को अब देखने को मिला कि हमारे खेत के अंदर बीमारी आ गई। अब इस टाइम हमें क्या करना है, सबसे असर ना हो, रेड रोड के लक्षण ना हो, कोई भी एक भी मूड रेड रोड का ना हो, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ इस बीमारी ने जन्म कहाँ लिया। किसान तो जुलाई का जब महीना आता है वो देखता है कि गन्ना आज सूखा है, आज बीमारी ने जन्म लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बीमारी ने जब गन्ना किसान बुआई कर रहा है ना, तभी जन्म ले लिया। ये बीज से फैलता है। ये तो सर शुरुआती लक्षण हो गए, बीज से फैलता है और खेत से फैलता है। जब कृषक भाई हमारा खेत में जाता है, उनको लगता है हमारा खेत ठीक ठाक है, शुरुआत में कुछ तो दिखता होगा, जो कि डेमो के माध्यम से हमारे कृषक भाइयों को बताने का कष्ट करें कि हाँ, पत्ती में कुछ ऐसा लक्षण या तने में, जिससे किसान हमारा समय रहते उसको पहचान सके। जी, जैसे कि आजकल जुलाई का महीना, अगस्त शुरू हो गया, जुलाई खत्म हो गया, अगस्त शुरू हो गया, तो सबसे पहले आपको मैं इसका लक्षण बता दे रहा हूँ। आप जब किसान भाई खेत पे जब फसल को देखते हैं, घूमने जाते हैं, तो सबसे शुरुआती लक्षण आपका ये है, ऊपर से जो तीसरी और चौथी पत्ती है ये आपकी पीला पड़ना शुरू होगी। ये देख रहे हैं, ये आपका पीला पड़ना शुरू हो गया, ये सबसे पहला लक्षण है। इसके बाद दूसरा लक्षण बड़ा जो शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ कि तीसरी या चौथी पत्ती पीला पड़ना शुरू होगी। उसके बाद आपको मैं बता रहा हूँ, पत्ती की जो मध्य सिरा है, ये जो मध्य सिरा है, ये आपकी लाल पड़ना शुरू हो जाती है, इस पर स्पॉट आना शुरू हो जाते हैं, और वो स्पॉट पत्ती के ऊपर की तरफ भी होगा और नीचे की तरफ भी होगा, दोनों साइडों में होगा। ध्यान रखना, ये इसकी पहचान है मुख्यतः। उसके बाद तो तमाम पहचान गन्ने के ऊपर से रोग। अब ये तो रही पहचान की बात, तो इसके बाद हम बात करेंगे ये रोग जो फंगस है, ये एंट्री कहाँ से करता है? एंट्री पॉइंट इसका क्या है? ये सूट है या रूट, मतलब जड़ से एंट्री करता है या ऊपर? हाँ, प्रारोह से तो एंट्री मैं आपको बता रहा हूँ, ये कभी ऊपर चोटी से इसकी शुरुआत नहीं है। इसकी जो शुरुआत है ये तो बीज के द्वारा है, मिट्टी के द्वारा है, हवा के द्वारा है, बारिश के पानी के द्वारा है। इसकी जो शुरुआत है, जो पहले से हमारा गन्ना इफेक्टेड है बीमारी से, उसकी शुरुआत वहीं से है। अगर गन्ने में है और खेत से हमने बीज ले लिया तो वहाँ से भी शुरुआत है। सर संक्षेप में हम यही कह सकते हैं, जिस माध्यम से ये पोषक तत्व लेता है उसी माध्यम से जाइलम वाहिकाओं, कोलेम वाहिकाओं के द्वारा ही इसका जो है फंगस का जो एंट्री पॉइंट है। जी, जैसे पौधा आप ये नीचे से भोजन ग्रहण करता है,
उसी के माध्यम से इसके फ्यूजेरियम या गन्ना कहीं से कट भी थोड़ा सा गया, वो जो फ्यूजेरियम है, वो जो बीजाणु है, रोगाणु है, वो उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। सर ये जो प्राथमिक उपचार तो आपने बताया ही है कि हम फसल चक्र अपना लें या फिर बीज कोई ऐसा बोएं जो रेजिस्टेंस होना। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इस समय हमें करना क्या है, ज़्यादा फालतू के चक्कर में नहीं पड़ना। एक ही दवाई मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप सिजेंटा कंपनी की एमिस्टार टॉप ले लें, 200 ml मार्केट में मिल जाएगी, और कोई दवाई ना लें। 200 ml एमिस्टार टॉप सिजेंटा कंपनी का है, उसको ले ले। 1 एकड़ के लिए मैं आपको दवाई बता रहा हूँ, 200 ml दवाई, 300 से 400 लीटर पानी 400 लीटर से 300 लीटर के बीच में होना चाहिए, इससे कम पानी ना हो, क्योंकि फसल बड़ी हो चुकी है, बढ़वार ले चुकी है, पत्ती ज़्यादा है, इसलिए 400 लीटर पानी 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। 200 ml एमिस्टार टॉप, 400 लीटर पानी, एक घोल बना के तैयार कर लें। घोल बना के जब तैयार कर लेंगे तो पावर ट्रैक्टर स्प्रे आता है, उससे आप स्प्रे करें। उसमें भी ध्यान रहे नोजिल जो है उसके अंदर एक बांस बांध लें, बांस के सहारे पूरे खेत में पत्तियों पे पूरा स्प्रे करें। स्प्रे ये 15 दिन के अंतराल से 2 बार स्प्रे करें, बीमारी की रोकथाम हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, आप कहोगे कि आपने दवाई बताई, स्प्रे बताया, बीमारी कंट्रोल नहीं हुई, बीमारी रुकी नहीं। ये जो रोकथाम है, ये जो स्प्रे है, जब बीमारी के फसल में शुरुआती लक्षण आपको दिखाई देते हैं उसी टाइम कराना है। रोगिंग कराने के बाद, कल्ले निकलवाने के बाद अगर खेत में कहीं 30% 40% ये बीमारी फैल गई है तो रोकना संभव नहीं है। जी सर, कुछ किसान भाई हमारे साथ ऐसे भी मौजूद हैं जिन्होंने अप्रैल में बुवाई किया है गन्ना, गेहूं काटने के बाद उसका गन्ना छोटा है, मूड निकाल दिया, स्प्रे भी करा दिया। उसके बाद दिक्कत ये आती है कि भाई बढ़वार का समय है, जो कि खाद भी डालनी है, तो क्या वो ये स्प्रे कराने के बाद, मूड निकालने के बाद उसमें खाद भी डाल सकता है? बिल्कुल डाल सकता, मैं आपको बता रहा हूँ वर्मा जी। देखो, बहुत अच्छा सवाल आपने यहाँ पे इस चीज़ का किया है, क्योंकि किसान को अपनी आमदनी बढ़ानी। आमदनी कैसे बढ़ेगी? ज़मीन तो एक सीमित, ज़मीन नहीं बढ़ाई जा सकती, हमें आमदनी बढ़ानी है। महंगाई का युग है, आमदनी बढ़ाने के लिए हमें थोड़ा सा ये करना है। जैसे कि आप आजकल मैं देख रहा हूँ कि गन्ना जो लेट का बोया है वो कमज़ोर है, या समय से भी बुआई हुई है वो भी कमज़ोर है, तो उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा अलग से डोज देने की ज़रूरत है। क्या करेंगे? वैसे तो बहुत चीज़ें हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। पौधों को विकास के लिए, वृद्धि के लिए 16 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, जिसमें कि आपका मुख्य पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व, गौण पोषक तत्व, ये 3 तरह के पोषक तत्व हैं। और 3 पोषक तत्व पौधा वायुमंडल से ग्रहण कर लेता है, जिसमें कि आपका कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। बाकी 16 पोषक तत्व में ये 3 पोषक तत्व पौधा वायुमंडल से ग्रहण कर लिया। बाकी 13 जो पोषक तत्व है वो किसी न किसी खाद एवं उर्वरक के रूप में हम पौधे को देते हैं, उसकी वृद्धि के लिए, उसके विकास के लिए। ये 13 पोषक तत्व 3 भागों में बांटा जाता है, मुख्य पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व, गौण पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व में आपका नाइट्रोजन है, पोटास है, फास्फोरस है। सूक्ष्म पोषक तत्व में आपका आयरन है, मैग्नीज है, कोबाल्ट है, कॉपर है, मोलिब्डेनम है। इस तरह 7 पोषक तत्व आते हैं। गौण पोषक तत्व में आपका कैल्शियम है, मैग्नीज है, सल्फर है। ये 16 पोषक तत्व। तो ये 16 पोषक तत्व पौधों को वृद्धि के लिए, विकास के लिए, हमें पैदावार बढ़ाने के लिए ज़रूरत होती है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, जो लेट में बोए हुए गन्ने हैं या फसल अभी भी कमज़ोर है, तो आप 1 बैग यूरिया, 2 बैग पोटास जो कि ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक की मैं बता रहा हूँ, 3 बैग सुपर फास्फेट सिंगल हमारे पास है, जो कि ग्रोमोर मैजिक के नाम से आता है। 3 बैग वो ले लो, 2 बैग पोटास ले लो, 1 बैग यूरिया ले लो, इनको सबको मिला लो। खेत में नमी है, बरसात का समय चल रहा है, पर नमी पर्याप्त है, सिंचाई देने की ज़रूरत नहीं है। कूड़ में अब भी उसको डलवाएं। फसल आपकी वृद्धि करेगी, विकास होगा, पैदावार बढ़ेगी, गन्ने का ब्याज बढ़ेगा। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ किसान गोष्ठी में उपस्थित हुए पीलीभीत चीनी मिल शुगर फैक्ट्री से जितेंद्र सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे ही इसी तरीके से अगली किसान गोष्ठी में नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।